सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज जो अपना बिंदु है, अंतिम जो बिंदु है, ये बिंदु में भी जैसे भाषा व्याकरण एवं लिपि है, तो उसमें व्याकरण और व्याकरण के अपन जो 3 अंग होते हैं उनके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि व्याकरण दे रखा है तो केवल परिभाषा और वर्णों के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण और लिपि जो आज पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो है अपना वर्ण और लिपि। तो सबसे पहले देखते हैं अपन व्याकरण जो होती है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। हम इस चीज़ को जान चुके हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं और वाक्य होते हैं। यानी हम व्याकरण में मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ठीक है, एक शब्द और आता है, शब्द के साथ ही लिखा जाता है, उसको पद किसे कहते हैं? तो कोई भी वाक्य जो व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक हो, उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद होता है। ठीक है, उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद होता है। जैसे एक वाक्य देखते हैं अपन, राम पढ़ता है। ये क्या है? एक वाक्य है, ये शब्दों का समूह है, तो ये वाक्य हो गया। और वाक्य है जो कौन सा वाक्य है? सार्थक वाक्य है। ठीक है, तो ये व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सभी पद कहलाते हैं। जैसे अब ये अपने आप में शब्द है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से जब लिखा जाता है तो ये शब्द है। ठीक है, ये राम है तो स्वतंत्र रूप से जैसे अकेला सिंगल आया है, जैसे ये वर्ण है, ये शब्द हो गया। ठीक है, लेकिन एक वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाता है, जैसे ये वाक्य हो गया, अभी वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य में ही ये शब्द पद कहलाएगा। ठीक है, तो राम पद है, पढ़ता पद है और है भी पद है। तो अपने सिलेबस में पद परिचय भी दे रखा है। पदों का परिचय कैसे होता है, जैसे अब इनके बारे में जानते हैं। हालांकि पहले इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जो पद परिचय है उसके बारे में बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बार इनका यहाँ पर शब्द आया तो उसके साथ शब्द को जोड़कर लिखा जाता है, इसलिए पद। ठीक है, तो पद भी हो गया ये जिसमें वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। अब जैसे राम है तो राम में भी कौन सा इसका पद परिचय देंगे तो वो आगे पढ़ेंगे। जैसे ये संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, इस तरीके से पद परिचय देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। आगे पढ़ते हैं, अपन देखते हैं। तो भाषा की अपन पढ़ रहे हैं वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। यानी जब मुख से उच्चारित होता है कोई भी, जैसे मैं उच्चारित कर रहा हूँ ए, तो क्या हो गई? ध्वनि होगी। लेकिन जब इसको ए को मैंने लिखित रूप दे दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गई? वर्ण हो गया। ये क्या कहलाने लगी? वर्ण कहलाने लगी। लेकिन जब मैं केवल मुख से उच्चारित कर रहा हूँ तो वो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो केवल ध्वनियों के माध्यम से आप समझ रहे हो। लेकिन लिखित रूप में जब मैंने इसको प्रदान कर दिया तो वो वर्ण होते हैं। वर्ण भी इस तरीके से। ठीक है, और बाकी तो ये शब्द हो जाएंगे। लेकिन वर्ण, ये जैसे ए बोला तो ये मौखिक इकाई होगी और ध्वनि हो गई। ठीक है, तो अपने को अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं तो ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं तो वर्ण, या भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अपन हिंदी में पूरी हिंदी टिकी हुई है वर्ण और शब्द और वाक्य पर। तो अब देखते हैं आगे। तब जब मैंने इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया ए को, तो वो वर्ण कहलाएगा। कै को कै वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब वर्णों की थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इतना डीप नहीं है अपने पास, ठीक है, लेकिन फिर भी करते हैं इसके बारे में। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी जैसे ए है, स्वर है, तो स्वर के अब टुकड़े और नहीं किए जा सकते। क है तो केवल इसमें से स्वर बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब वर्णों के भेद देखते हैं तो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वर्णों के भेद कितने होते हैं तो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, कितने का मतलब संख्या पूछ रहे हैं, वर्णों की संख्या पूछ रहे हैं
वर्णों की, तो वो कितने होते हैं 44, क्योंकि स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वर्ण के भेद कितने होते हैं 2, और वर्ण कितने होते हैं तो 44। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। किसे कहते हैं स्वर? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित इकाई है, यानी स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी इनके साथ किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन ये स्वतंत्र इकाई नहीं है, इनका जब उच्चारण करेंगे तब इनका उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एक बताऊं उदाहरण, जैसे है, ए के साथ किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है उच्चारण करने में। लेकिन जैसे क है, तो क का उच्चारण करेंगे तो क जब हम बोलेंगे तो इसमें ध्वनि कौन सी निकल रही है? ए की, तो ए स्वर की सहायता से बोला जाता है क। लेकिन जब हम इसको क को इस रूप में हलंत में लिख देते हैं तो इसका कोई उच्चारण नहीं है। ठीक है, इसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब उच्चारण करेंगे तो स्वर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी किसी अन्य वर्णों की सहायता जिसमें नहीं ली जाती है वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अपन अगर देखते हैं री, एक और दीर्घ रूप भी होता है इसका, री का इस तरीके से 2 गिटाने लगकर, वो केवल किस में चलता है? संस्कृत में चलता है, अपने हिंदी में नहीं चलता है। एक और अपन देखते हैं अंग और अह। जो अंग और अह है उनकी गिनती मूल स्वरों में नहीं की जाती, ये अयोगवा है। ठीक है, जिनका योग नहीं है लेकिन फिर भी वहन करते हुए चलते, अपने शब्दों के साथ चलते हैं। ठीक है, तो अंग और अह, अंग अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाता है, अह विसर्ग के रूप में दर्शाया जाता है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो मूल स्वर अपने 11 ही होते हैं। ठीक है, अब है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इनमें जब इनका उच्चारण करेंगे या इनको लिखेंगे तब ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। जैसे क है तो ए छिपा हुआ है, ख है तो ए छिपा हुआ है। अगर इसमें मात्रा लगा दी जाए तो खा, इसमें क्या छिपा हुआ? आ छिपा हुआ है। इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो आ छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये खा जिसमें आ छिपा हुआ है, यानी ये जितने भी व्यंजन है उनमें वर्णों की मतलब स्वरों की सहायता ली जाती है। तो ये स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। कौन कौन से? क से लेकर मैं तक, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, यहाँ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, मैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो वाग यंत्रों से जिह्वा या वायु कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई बाहर आती है। जैसे अपन क है तो क कंठ से बोलते हैं। ठीक है, तो वाग यंत्र में जब कंठ से ये उच्चारित किससे होता है? कंठ से। तो कंठ से चिपक कर आती है, यानी ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। इच्चे इसका नाम तालव्य, तालु की सहायता से बोले जाते हैं, मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन है, यानी वाग यंत्र कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। तो ये 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ है, ठीक है, यानी अंदर के अंदर ही जो स्थित होते हैं, यानी क्या होता है? जैसे ये और वह है, जब ये इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा न तो ऊपर टच होती है न नीचे टच होती है, यानी ये और वह ऐसे स्वर, ऐसे व्यंजन हैं जो कि अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जिस तरीके से स्वरों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी वाग यंत्र के स्पर्श किए स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, उसी प्रकार जिह्वा के स्पर्श करे के बिना ही वो बाहर निकल जाती है वायु। ठीक है, तो ये और वह दोनों तरफ से ऊपर भी टच नहीं करती और नीचे भी टच नहीं करती। तो इनको अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर के अंदर ही जिह्वा ऊपर टच भी होती है नहीं भी होती है। ठीक है, जिसमें र में जैसे जिह्वा उलट जाती है और पीछे चली जाती है, ल में दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है। जब इनका ल का उच्चारण करते हैं जिह्वा पलट जाती है, दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इनका उच्चारण करते, उष्म का मतलब होता है गर्म। जब इनका उच्चारण करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे हम
इनको संघर्ष के साथ या गर्म वायु के साथ इनको बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। जैसे श का उच्चारण करेंगे श, तो इस तरीके से इनका थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, प्लस इनसे गर्म वायु बाहर निकलती है, ठीक है। तो वायु बाहर निकलती है, रगड़ खा के निकलती है, इस वजह से गर्म वायु का रूप दे देते हैं। हालांकि गर्म इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उसमें यानी संघर्ष करके जो बाहर निकलते हैं वो व्यंजन। तो उसमें व्यंजन भी 4 हो गए। तो 25 + 4 29 + 4 33। तो व्यंजन कितने हो गए? 33। अब देखते हैं अपना जो अंतिम शीर्षक है वो है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, जितनी भी भाषा की ध्वनियाँ हैं, जैसे मैंने बोला ए, ठीक है। तो ये ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, जिन भी चिन्हों में हम लिख देते हैं, जैसे ये है, अब ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये अपने आप में लिपि है, यानी इसका एक मानक रूप मान लिया गया कि ये को इस तरीके से दर्शाना है। तो ये अपने आप में इसकी क्या हो गई? लिपि होगी। यानी प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है, जो उनको ध्वनि चिन्हों को निर्धारित किया हुआ होता है, ठीक है। अब लिपि कहते हैं अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन भी वर्तनी चिन्हों का या वर्तनियों का, स्पेलिंग का, जिनका भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं? वो कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे स्वर जितने भी देखते हैं, उनको जो ध्वनि होती है, जैसे ए है, तो अब ए क्या हो गई? यहाँ लिपि हो गई। यानी इनका एक मानक रूप मान लिया गया कि ए को इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने बोला क, तो आप क लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि आपने इसके साथ अनुबंध किया हुआ और आपने ये सीखी हुई लिपि है, जो कि हमारी हिंदी है, उसकी लिपि, और हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी में ये वर्ण प्रचलित है, ठीक है। वह जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। अब लिपियाँ, विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ कौन कौन सी है? जैसे बहुत सारी भाषाओं की लिपि तो देवनागरी है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी महाराष्ट्र में जो बोली जाती है, कोंकणी जो गोवा प्रदेश है, गोवा क्षेत्र में जो बोली जाती है, नेपाली क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये इनकी जो लिपि है, इनके जो मानक चिन्ह है वो देवनागरी है, यानी बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अंग्रेजी है, अब अंग्रेजी में बोल दिया हमने ए, तो ये इसकी अपने आप में क्या हो गई? लिपि हो गई। यानी लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है, जो वर्तनी चिन्ह है वो लिपि कहलाते हैं। तो इनकी जो अब इस तरीके से बना दिए गए, ये रोमन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये इसकी लिपि, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी है, वो किस तरीके से, इस तरीके से वो लिखते हैं। तो उनकी पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है। उर्दू इस तरीके से चलती है, पीछे से या इस तरीके से चलती है। देवनागरी का मानक के रूप है, यानी अपनी जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, उसमें जो मानक रूप जो चलता है, जैसे अपने स्वर चलते हैं 11, उनके मानक रूप क्या है? जो रूप मान लिए गए हैं। जैसे मात्राएं कितनी होती है? स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे अपन क लिखेंगे तो क में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, और का लिखेंगे तो मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो ये ए में कोई मात्रा नहीं है, इस वजह से मात्रा कितनी बची? 10 ही बची। तो आ छोटी को इस तरीके, बड़ी से ऊ, ए, आई, ओ, औ, इस तरीके से इनको दर्शाते हैं, ठीक है। 10 मात्राएं होती है। अनुस्वार, जो अपन कोई भी शब्द होता है उसके जो ऊपर जो लिखा जाता है, ये पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का मतलब होता है हर वर्ग का प्रत्येक का 5वां वर्ण, अंग, या, अण, न और मैं, ये पंचम वर्ण है, जो कि अनुस्वार के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, अनुस्वार के रूप में दर्शाए जाते हैं। जैसे अपन कंगा लिखते हैं, कंगा, तो ये क्या ऊपर अनुस्वार है, लेकिन ये कंगा, इसके आगे आने वाला जो पंचम वर्ण, इसका जो पंचम वर्ण होगा वही ये रूप होगा। जैसे कंगा, अब क, ख, ग, घ, अंग, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंगा, ठीक है। तो ये अंग का रूप है, या इस तरीके से इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जिसके भी ऊपर लगा होता है, जिसके जो अगला वर्ण जो प्रयुक्त हो रहा है उसका पंचम वर्ण ये होता है। लेकिन ध्यान रखें, जैसे ये, र, ल, व और श है को अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है, यानी उनके पीछे कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, इसलिए ये वहाँ पर अनुस्वार के रूप में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा संयम,
तो संयम का यहाँ पर ये आ गया, ये है, तो ये अनुस्वार के रूप में ही प्रयुक्त होगा, इसका कोई पंचम वर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 ये क्या हो गया 5, और 5 का ये जो रूप है तो वो क्या है, इसका पंचम वर्ण क्या होगा यहाँ, तो इनको पंच इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब है अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं चंद्रबिंदु को। ठीक है, नाक और मुख से जिनका उच्चारण होता है, जो ऊपर लगे होते हैं चंद्रबिंदु के रूप में, चंद्रमा के रूप में। ठीक है, हंसना, और इस तरीके से इनके और उदाहरण हैं हंसना और बाकी चंदा, चांद जिनके ऊपर लगे होते हैं। विसर्ग जो 2 बिंदुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जैसे किसी के बीच में लगते हैं, किसी के अंत में लगते हैं। तो ठीक है, दुख, यानी है कि हल्का सा है का उच्चारण इनके साथ होता है। जैसे मन है, अब जो अपन लिखते हैं मनोकामना, वो शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, मन है कामना। ठीक है, आज हम इनके बारे में चर्चा की, और ये अपना जो प्रथम बिंदु है, प्रथम जो अध्याय है वो पूर्ण होता है यहीं। धन्यवाद।